सभी का यूट्यूब चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12 की वितान की पाठ्यपुस्तक से पहला पाठ लेकर, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग और इसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी। विद्यार्थियों, आज हम इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित एक लंबी कहानी है जिसे मनोहर श्याम जोशी ने एक परंपरा को मानने वाले व्यक्ति के विवाह की 25वीं वर्षगांठ को विषय बनाकर रचा है। यहाँ पे जोशी जी ने आधुनिक समाज के अनुसार न बदल पाने वाले व्यक्ति की मनोदशा का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में समर्थ होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यही प्रश्न अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे यशोधर बाबू तेजी से बदलते समाज के अनुरूप स्वयं को नहीं ढाल सके। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर उक्त कथन की विवेचना कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर किस तरह लिखना है वह हम जान लेते हैं। देखिए, यशोधर बाबू और उनकी पत्नी आधुनिक विचारधारा के पोषक नहीं है, यानी कि वो पुरानी मान्यताओं के हैं और आधुनिक विचारधारा को नहीं मानते। यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारित है, किंतु बच्चों का पक्ष लेने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी आधुनिका का चोला ओढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है। यानी कि बच्चों की ममता से विवश होकर वह अपने बच्चों के नक्शे कदम पर चलने लगती है और आधुनिक विचारधारा को अपना लेती हैं। जब वे विवाहोपरांत यशोधर बाबू के घर आई तो उस समय संयुक्त परिवार था, यानी यशोधर बाबू संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार में उनकी ताऊजी एवं पत्नी का दबदबा था। यशोधर बाबू की पत्नी के मन में इस बात के प्रति आक्रोश था कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम बुढ़िया ताई के थे वे सब मुझ पर लागू करवाए, अतः वे अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती थी। यानी विवाह के उपरांत जब वो यशोधर बाबू के घर आई तो उनके लिए वही नियम थे जो ताई के लिए थे। इसीलिए अपनी जवानी के दिनों में वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाए, इसीलिए उसका इन सब के प्रति क्या था, आक्रोश था। वह स्पष्ट कर देती है कि तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इनमें इनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभिता हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला नहीं हो सकता, साफ बात। इस प्रकार वह अपनी बात को स्पष्ट कर देती है। तो यशोधर बाबू की उसकी बातों में क्या प्रतिक्रिया होती है उसके विषय में हम जानते हैं। देखिए, धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू शाइनर बुढ़िया यानी कि उम्र व गुणों के विपरीत जिनका आचरण होता है उसे साइनर बुढ़िया कहा जाता है। चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहा से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। देखिए, यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिका किस प्रकार बनती है। वे अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती है, बिना बाह का ब्लाउज पहनती है और सिल्वर वेडिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेती है, जबकि यशोधर बाबू इसके बिल्कुल विपरीत हैं। यानी यशोधर बाबू पुरानी मान्यताओं को मानने वाले हैं। वे अपने कार्यालय में अधीनस्थ के आग्रह पर चाय नाश्ते के लिए 30 रुपये दे देते हैं, मगर सहकर्मियों के साथ इसमें सम्मिलित नहीं होते। वे मंदिर जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, घर गृहस्थी के सभी कार्य करते हैं, क्वार्टर छोड़ अन्य स्थान पर मकान लेने के लिए तैयार नहीं होते। घर में आयोजित सिल्वर वेडिंग के कार्यक्रम से नज़र बचाते हैं, यानी कि जब उनकी 25वीं वर्षगांठ
की पार्टी का आयोजन होता है तो उस समय भी वह उससे नज़र बचाते हुए फिरते हैं। इन सब का कारण उनकी आदर्श किसंदा है, यानी कि किसंदा को वो अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं जो घोर संस्कारी थे। इस प्रकार वह बदलने को तैयार नहीं होते। अगला प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकती हैं, यानी कि जो हुआ होगा ये वाक्य पाठ में कितनी बार आया है, इसके विषय में बताना है कि यह है क्या। देखिए, जो हुआ होगा वाक्य पाठ में अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। यह पहली बार तब आता है जब यशोधर किसंदा के किसी जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। उत्तर में जाति भाई कहता है जो हुआ होगा, अर्थात उन्हें ये भी नहीं पता होता कि किसंदा की मृत्यु किस प्रकार हुई। आशय यही है कि अविवाहित किसंदा के संबंध में उनके जाति भाई इतने उदासीन थे कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुई यह भी जानने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। देखिए, किसंदा की मृत्यु के संदर्भ में इस वाक्य के आधार पर यह भी अर्थ निकलता है कि विवाह अनिवार्य है। बाल बच्चों से वृद्धावस्था की सुरक्षा का बोध रहता है। किसंदा यदि विवाहित होते तो जाति भाई उनके प्रति इतने कठोर व उदासीन नहीं हो सकते थे। इससे स्पष्ट होता है कि विवाह बहुत ही जरूरी है ताकि उनके लोग उनके विषय में जान सकते कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। यहाँ पर तो लोगों को यह भी पता नहीं होता कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। इस प्रकार वो कहते हैं कि उनकी मृत्यु जो हुआ होगा से हुई है, अर्थात उनकी मृत्यु का कारण वो नहीं बता पाते। देखिए, पाठ के अंत में जो हुआ होगा का प्रयोग इस प्रकार हुआ है। यशोधर बाबू किसंदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किसंदा कैसे कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा इस दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। अगला प्रश्न है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य में क्या संबंध बन पाता है। देखिए, प्रस्तुत पाठ में समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू का तकिया कलाम है। इस तकिया कलाम का प्रयोग अनेक बार हुआ है। इस वाक्य का प्रयोग यहाँ पे यशोधर बाबू से यह संबंध है कि वे सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, उन्हें सब कुछ अनुचित लगता है, तब अचानक उनके मुंह से समहाउ इम्प्रॉपर शब्द निकल पड़ते हैं। यानी कि उन्हें अपने जीवन में, उनके जीवन में जो कुछ भी अनुचित होता है तो उसके लिए उनके मुंह से समहाउ इम्प्रॉपर, यानी कि जो उन्हें अनुचित लगता है उसके लिए समहाउ इम्प्रॉपर निकल पड़ता है। जैसे सर्वप्रथम वे सिल्वर वेडिंग को इम्प्रॉपर कहते हैं। इसके अतिरिक्त समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में हुआ है। देखिए, किसके संदर्भ में हुआ है। सबसे पहले अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली नौकरी के संदर्भ में। दूसरा है परिवारीजनों से परायणपन अनुभव होने पर। तीसरा है डीडीए फ्लैट के लिए धन जमा न करने पर। चौथा है पत्नी के बुढ़िया काल में आधुनिका बनने पर। पांचवा है पुत्र द्वारा अपना वेतन उन्हें न देने पर। छठा है पुत्री द्वारा पतलून व सैंडो बनाने वाली ड्रेस पहनने पर। ये सभी ऐसी बातें हैं जो उन्हें अनुचित लगती हैं और इन्हीं के कारण उनके मुंह से निकल पड़ता है समहाउ इम्प्रॉपर। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें हैं, जैसे गैस के चूल्हे पर बनी रोटी को देखकर उन्हें अनुचित लगता है। इसके अतिरिक्त सिल्वर वेडिंग के आयोजन पर और केक काटने पर ये सभी चीज़ें उन्हें अनुचित प्रतीत होती हैं। देखिए, उपर्युक्त संदर्भ में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यशोधर बाबू भारतीय सभ्यता व संस्कृति के मानने वाले व सिद्धांतवादी हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे। देखिए, यहाँ पे
सर्वप्रथम यशोधर बाबू का के जीवन में किसंदा का किस तरह योगदान रहा, वो दिखलाई पड़ता है कि उनका किस तरह कार्यालय के लोगों के साथ व्यवहार है, किस तरह वो अपनी भारतीय और सभ्यताओं को मानने वाले हैं, अपनी परंपराओं में विश्वास रखते हैं, साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए वह क्या करते हैं, किसंदा के नक्शे कदम पर चलते हैं। किसंदा पुरानी मान्यताओं को मानने वाले हैं और पुरानी मान्यताओं के अनुसार ही वे चलते हैं और वे ही किसंदा की व्यक्तित्व की प्रतिच्छाया है। इस प्रकार एक तरह से यह उनकी कमजोरी भी कही जाएगी, क्योंकि वे जीवन भर अपना कोई महत्व स्थापित नहीं कर पाते, बल्कि किसंदा के ही नक्शे कदम पर चलते हैं। इस प्रकार किसंदा ही उनकी कहानी को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? देखिए, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई आदर्श और प्रेरक होता है, तो आपके भी जीवन में कोई ना कोई आपका आदर्श रहा होगा, उसी के विषय में इसमें आपको लिखना है। ये सभी आप लोग खुद लिखेंगे। अक्सर परीक्षाओं में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं, यही परीक्षा उपयोगी है। आज के इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।